नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के बारे में। वैसे तो दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट है। मेनली रशिया, यूएस और चाइना, ये तीन ऐसे देश हैं जिनके पास इस समय स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की फ्लीट्स हैं। हालांकि पास्ट में काफ़ी सारे देशों के पास इस तरह के एयरक्राफ्ट थे, बट जिस तरह से मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और इन एयरक्राफ्ट को जो रखने का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट फिर भी ये एयरक्राफ्ट आज के दिन में भी जो दुनिया की वर्ल्ड पावर्स हैं उनके लिए एक पावर प्रोजेक्शन की तरह काम करते हैं। तो ये एक तरह का एक सिंबल होते हैं ये एयरक्राफ्ट, जो कि किसी देश की महाशक्ति होने का जो उसका तमगा है उसको कहीं ना कहीं सर्टिफाई करते हैं। इसीलिए आज के दिन में यूएस, रशिया और चाइना के पास इन एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है। अब पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही थी, हालांकि मुझे लगता था कि ये खबरें कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ हैं या फिर रशियन मीडिया की तरफ से प्लांट की गई ऐसी रूमर्स हैं जो कि भारत में फ्लोट कर रहे हैं और भारतीय मीडिया उनको कुछ ना कुछ हवा दे रही है। बट अभी कुछ मेरे भी रिसोर्सेज ने ये बताया है कि कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स का एक सेक्शन है जो कि इन एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की पैरवी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि पहले तो हम जानेंगे ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते क्या है, इसके बाद दुनिया में जो एट प्रेजेंट करंट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इनमें भी एडवांसमेंट आज के दिन में हो रही है। इसके अलावा क्या भारत इनकी तरफ देख रहा है, और अगर देख रहा है तो क्या भारत को इन एयरक्राफ्ट्स को लेने की कोई ज़रूरत भी है, क्योंकि भारत ऑलरेडी फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी को लेकर के जूझ रहा है और उसके ऊपर से ये एक एक्स्ट्रा लग्जरी, क्योंकि मैं इसको लग्जरी ही मानता हूं आज के दिन में, तो इस एयरक्राफ्ट को लेने के पीछे भारत की क्या मंशा है और भारत को इसकी एयरक्राफ्ट की एक्चुअल में जरूरत है भी या नहीं। और इस एयरक्राफ्ट जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि रशिया भारत को इस एयरक्राफ्ट को बेचना चाहता है जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी जानेंगे कि इसकी क्या खूबियां हैं और अगर ये भारतीय वायुसेना में एड ऑन हो जाता है तो किस तरह की कैपेबिलिटीज ये इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मिसाइल ट्रक या फिर मिसाइल डिपो की जो संज्ञा दी जाती है वो इनको इनकी एक्सेप्शनल पेलोड कैपेबिलिटीज की वजह से दी जाती है। तो ये एक ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि मेनली बॉम्बिंग मिशंस में यूज होते हैं। हालांकि आजकल के दिनों में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं वो ज्यादातर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि रफाल एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, या फिर सुखोई की बात करें तो सुखोई भी एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। बहुत तरह के मिशंस को ये एयरक्राफ्ट एक साथ जो है परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि सुखोई की अगर बात की जाए तो सुखोई अपने बॉम्बिंग मिशन में लगभग 20,000 किलोग्राम का वजन लेकर के जा सकता है। वहीं पर जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं वो लगभग सुखोई से 5 गुना ज्यादा वजन ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो लगभग फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस एयरक्राफ्ट की जिसको भारत को रशिया ने अभी ऑफर किया है, जिसका नाम TU-160M2 है, ये अपने साथ एक बार में एक मिशन के अंदर 1,27,000 किलो का पेलोड ले जा सकता है। तो आप देखिए कि कहां सुखोई 20,000 किलोग्राम, तो वहां पर ये एयरक्राफ्ट लगभग 1,27,000 किलोग्राम, लगभग 6 गुना से ज्यादा वजन ये एक साथ कैरिड आउट कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर जो पेलोड कैपेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा एक्सेप्शनल है। दूसरी चीज जो कि इनको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है इन एयरक्राफ्ट को, वो है इनकी एक्सेप्शनल रेंज। तो सुखोई की रेंज काफी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो 2,000 किलोमीटर, 2,500 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर तक होती है, बट इन एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो 10-10, 12-12 हजार किलोमीटर की होती है। अगर आपकी फ्लीट में आज के दिन में कोई एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है तो आप दुनिया में किसी भी जगह पर कभी भी कहीं पर भी आप न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं, कहीं पर भी आप किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, चाहे आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या नहीं हो। ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आपको कहीं पर भी दुनिया में अपने टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो दुनिया की वर्ल्ड पावर्स हैं वो आज भी इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। मिसाइल को आप एक जगह स्टेशन कर सकते हैं, मिसाइल के इंस्टॉलेशन फिक्स होते हैं, बट इन बॉम्बर्स की इंस्टॉलेशन जो है वो फिक्स नहीं होती। आपको सुबह श्रीनगर में आपके पास एक बॉम्बर स्टेशन है तो वही बॉम्बर आप शाम को तंजावुर में भी
भी स्टेशन कर सकते हो। तो इन बॉम्बर्स की एक्सेप्शनल रेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के दिन में भी इनको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बना रही है। इसके अलावा इन बॉम्बर्स को रखने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो कि इस एक्सपेंसिव बॉम्बर की फ्लीट को अफोर्ड कर पाते हैं। इसीलिए यूएस, रशिया और चाइना जैसे ही देश हैं जो कि इनको आज के दिन में अपनी बेड़े में शामिल करे हुए हैं। और रशिया और चाइना तो बहुत हद तक पुराने बॉम्बर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। वहीं जो अमेरिका है वो तो 1950 के दशक से ही बहुत तरह के बॉम्बर्स को इस्तेमाल करता है। आज के दिन में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च अमेरिका में इन बॉम्बर्स के ऊपर की जा रही है, नए बॉम्बर्स को बनाया जा रहा है। इवन स्टेल्थ बॉम्बर्स को भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। वहीं पर चाइना भी स्टेल्थ बॉम्बर्स को डेवलप कर रहा है। हालांकि रशिया के पास पैसे की कमी की वजह से कुछ हद तक उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इन बॉम्बर्स में वो कहीं लिमिटेड हो गई है। बट हालांकि आज के दिन में रशिया ने भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर किया है जो कि स्टेल्थ नहीं है, बट इसकी इंपॉर्टेंस आज भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। ये एयरक्राफ्ट TU-160 M2 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका आज के दिन में भी 24/7 इस एयरक्राफ्ट के ऊपर नजर रखता है अपनी सैटेलाइट से। तो आप सोच सकते हैं कि बॉम्बर्स की जो आज के दिन में इंपॉर्टेंस है वो बनी हुई है। हालांकि बॉम्बर्स की इंपॉर्टेंस कुछ हद तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स आने के बाद और जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स आने के बाद थोड़ी सी कम जरूर हुई है, बट आज भी ये बॉम्बर्स रेलेवेंट जरूर हैं क्योंकि इनकी पेलोड कैपेबिलिटी और इनकी एक्सेप्शनल रेंज से आप दुनिया में किसी भी दुश्मन को कहीं भी हिट कर सकते हो। सिर्फ एक सॉटी से आप जो युद्ध का फेस है, जो युद्ध का कोर्स है, वो पूरी तरह अपने फेवर में टर्न कर सकते हो, अपने दुश्मन को घुटने पर ला सकते हो। तो इस तरह की ये कैपेबिलिटीज ये बॉम्बर्स आपकी फ्लीट में लेकर के आते हैं। अब जो रशिया ने भारत को एयरक्राफ्ट ऑफर किया है यानी कि TU-160 M2, ये TU-160 का एक एडवांस वेरिएंट है जिसको रिसेंटली डेवलप किया गया है और इसके 10 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर रशियन एयरफोर्स ने भी दिए हुए हैं। उनके पास अभी 2 ऐसे एयरक्राफ्ट उनकी फ्लीट में शामिल हो चुके हैं जिनको कुछ दिनों पहले रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी फ्लाई किया था। तो उसके बाद से पूरी दुनिया में इस एयरक्राफ्ट को लेकर के चर्चा भी हो गई है। इस एयरक्राफ्ट को व्हाइट स्वान के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको देखने से ऐसा लगता है कि एक हंस उड़ता हुआ नजर आ रहा है, बट इसको नेटो कंट्रीज ब्लैक जैक के नाम से भी जानती हैं। ये एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा कैपेबल है, इसका पता इन्हीं बातों से लगाया जा सकता है कि आज के दिन में भी ये स्टेल्थ नहीं है, ये जानते हुए भी रशिया इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, इसको फर्दर अपग्रेड कर रहा है। और अमेरिका, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि 24/7 इसके ऊपर नजर बनाए रखता है, वो भी हमेशा इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है। और जब से ये खबर इंडियन मीडिया में आई है कि भारत इन एयरक्राफ्ट को लेने के बारे में सोच रहा है और रशिया ने भी इन एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया है, तब से पाकिस्तान और चाइना कहीं ना कहीं टेंशन में जरूर आ गए हैं। क्योंकि अगर भारत इन एयरक्राफ्ट को ले लेता है तो पूरा चाइना, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका तक जो इलाका है वो भारत की जद में आने वाला है। ये एयरक्राफ्ट एक सुपरसोनिक जेट है जिसकी स्पीड लगभग आवाज से 2 गुना यानी कि माक 0.25 की है, जिसको अगर किलोमीटर्स में देखें तो लगभग 2220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। इसके अलावा ये 4 इंजन इसके अंदर हैं जो कि इसको लगभग 237 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पेलोड ले जाने की इसकी कैपेबिलिटी है। इसके अलावा अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो लगभग 12,300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो कि एक एक्सेप्शनल रेंज मानी जाती है। इन सब के अलावा इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है। लगभग ये 6 हैवी मिसाइल्स को लेकर के जा सकता है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स हो सकती हैं। इन सब के अलावा इसके अंदर वेरिएबल विंग डिजाइन है, क्योंकि वेरिएबल विंग डिजाइन जिस तरह का MiG-27 के अंदर MiG-23 या फिर F-14 टॉमकैट जो कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट है उसके हुआ करते थे, जो कि एक तरह से एयरक्राफ्ट को बहुत अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वेरिएबल विंग होने की वजह से इसके जो विंग्स हैं वो 20 डिग्री से 65 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, जिससे ये काफी ज्यादा मैन्यूवरेबल बन जाता है। इन सब के अलावा अगर बात की जाए इसके क्रू मेंबर्स की, तो इस एयरक्राफ्ट के अंदर 4 क्रू मेंबर्स बैठते हैं, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी ज्यादा क्रू मेंबर्स होते हैं वहां पर ज्यादा माइंड इन्वॉल्व होते हैं, उसकी एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सिस्टम, उस एयरक्राफ्ट का जो पूरा जो सिस्टम है वो ज्यादा बेटरली हैंडल किया जा सकता है। इस सब के अलावा अगर बात की जाए इस एयरक्राफ्ट के खर्चे की, तो ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें कि आज के दिन में अगर भारत इस एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में अगर शामिल करना चाहता है तो लगभग 2 रफाल के बराबर की इसकी कॉस्ट हमें पड़ने वाली है। तो लगभग
$250 मिलियन की जो खर्चा है वो इस एयरक्राफ्ट का आने वाला है। ये लगभग 1 घंटे की इसकी जो फ्लाइट है उसमें ये 15 से 20 हजार लीटर का जो पेट्रोल है वो फूंक देता है। और अगर पर आवर कॉस्ट की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर $30,000 पर आवर के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर खर्चा आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसी वजह से इसको लेने से पहले जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं। यूएस के पास एक अच्छी खासी इस तरह के एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, वहीं रशिया के पास इस एयरक्राफ्ट के लिमिटेड नंबर है और वो बहुत बड़ी फ्लीट को इसको एक्वायर भी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत इस तरह के एयरक्राफ्ट की 6 या 12 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। अगर भारत ऐसा करता है तो भारत को लगभग $3 से $5 बिलियन के आसपास का खर्चा इस पूरे एक्विजिशन में आएगा, जहां पर उसको पूरा एक सिस्टम यहां पर तैयार करना पड़ेगा, जहां इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, इसके क्रू की ट्रेनिंग, पूरा जो इस एक एयरक्राफ्ट को जो है अपने बेड़े में शामिल करने का खर्चा आता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कॉस्ट आती है और उसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है, उसके आर्मामेंट्स की कॉस्ट है, वो सब कॉस्ट को अगर काउंट किया जाए तो ये लगभग $3 से $5 बिलियन का हमें खर्चा यहां पे पड़ने वाला है। तो भारत के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है अगर भारत इस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करता है। हालांकि इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट को 1990 के दशक के आसपास इस एयरक्राफ्ट को लेकर के रशिया के साथ बात की थी, बट उस समय भी हायर ऑपरेशन कॉस्ट होने की वजह से इंडियन नेवी नहीं चाहती थी कि इतना ज्यादा स्पेंडिंग इस एयरक्राफ्ट के ऊपर की जाए। उस समय TU-22 एक रशिया का एक एयरक्राफ्ट हुआ करता था जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और वो आज के दिन में भी जो रशियन एयरफोर्स है उसकी फ्लीट में शामिल है। तो ये एयरक्राफ्ट में इंडियन नेवी इंटरेस्टेड थी, बट TU-160 के लिए भारत ने कभी भी रशिया के सामने अप्रोच नहीं किया। भारत को आज रशिया ये एयरक्राफ्ट ऑफर जरूर कर रहा है और भारत कुछ हद तक सोच रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को लिया जाए या नहीं लिया जाए, बट मुझे लगता है कि भारत को इस तरह के एक्सपेंसिव सिस्टम्स की जरूरत नहीं है। देखिए, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को अगर आप अपनी लग्जरी के लिए लेते हैं क्योंकि हम एक वर्ल्ड पावर है, हमारा नाम हो जाएगा, पूरी दुनिया में लोग हमसे डरेंगे, तो आप इसको अपने बेड़े में शामिल कर सकते हैं। बट अगर नीड की बात की जाए तो आपको इस एयरक्राफ्ट की बिल्कुल भी कोई भी नीड नहीं है। रीजन बीइंग, ये एयरक्राफ्ट रफाल से 2 गुना ज्यादा महंगा है। आज के दिन में आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है तो आप अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी को पहले पूरा कीजिए। दूसरी चीज, जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं वो ज्यादातर उन देशों के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके एनिमीज बहुत दूर बैठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस का सबसे बड़ा एनिमी कौन सा था? यूएसएसआर, जो कि उससे 10-12 हजार किलोमीटर दूर था, तो उसको इन तरह के बॉम्बर्स की जरूरत थी। चाइना का आज का सबसे बड़ा एनिमी कहां बैठा है? यूएस, वो भी 10-12 हजार किलोमीटर दूर है, तो चाइना को यूएस के लिए इन बॉम्बर्स की जरूरत है। बट भारत के एनिमी कहां बैठे हुए हैं? हमारे से कितनी दूर बैठे हुए हैं? चीन और पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं। ये जरूर है कि हम चाइना के एक्सट्रीम एंड तक जो इलाके हैं उनको आज के दिन में हिट नहीं कर पा रहे, बट हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं, क्योंकि हम बताते तो अपनी मिसाइल्स की रेंज कम है, बट मिसाइल्स की रेंज काफी ज्यादा होती है और हम पूरे चाइना को अपनी मिसाइल्स की रेंज में ला चुके हैं। तो हमें चाइना के एक्सट्रीम एरियाज को हिट करने के लिए एक पूरे बॉम्बर की फ्लीट को रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी चाइना के पूरे इलाके का कवरेज है। तो भारत को अपने दुश्मनों से डील करने के लिए बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है। इसकी जगह अगर भारत ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करे, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करे तो भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ड्रोन्स आज के दिन पे जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है उसमें बहुत ज्यादा सटीक बैठ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भारत के लिए। यूएस के लिए हो सकते हैं क्योंकि उसको अपनी वॉर्स दुनिया में अलग अलग देशों में जाके लड़नी पड़ती है। रशिया के लिए हो सकते हैं क्योंकि उसका एनिमी बहुत दूर बैठा हुआ है यूएस। तो रशिया, यूएस, चाइना जैसे देशों के लिए बॉम्बर्स की जरूरत हो सकती है, बट भारत के लिए इस तरह के बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है। रशिया और माफ कीजिएगा, यूएस और चाइना दोनों इस तरह के नए बॉम्बर्स को बना रहे हैं जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और भारत का ये जो एयरक्राफ्ट है TU-160 वो स्टेल्थ नहीं है। तो अगर कंटेस्टेड एयर में कहीं पर भी जहां पर बहुत ज्यादा एयर डिफेंस है, वहां पर अगर हमने TU-160 को भेज दिया, मान लीजिए उसको अपनी फ्लीट में शामिल करके हमने किसी इलाके में उसको भेज दिया और वो वहां पर हिट हो जाता है किसी भी एयर टू एयर मिसाइल के थ्रू या फिर एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू, तो हमारे
हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस की बात होगी। तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी ना होने की भी एक बड़ी जो कमी है वो यहां पर नजर आती है, जिसकी वजह से भारत को इस एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इन सब के अलावा जो यूएस और चाइना है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जिस तरह बना रहे हैं, जिस तरह स्टेल्थ बॉम्बर्स को बना रहे हैं, तो पहले हमें इन स्टेल्थ बॉम्बर्स की कैपेबिलिटी देख लेनी चाहिए, उसके बाद हमें इनके काउंटर के बारे में सोचना चाहिए। और चाइना हमारा इमीडिएट थ्रेट है, हमारा इमीडिएट एक तरह से कह सकते हैं एक पहला बड़ा एनिमी है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें पहले आज के दिन पे अपने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे एक्सपेंसिव सिस्टम को अपने सिस्टम में ऐड ऑन करना चाहिए। तो भारत के लिए ये डील बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होने वाली। अगर भारत चाहता है कि इस तरह की फ्लीट को अपने बेड़े में शामिल करे, तो कहीं ना कहीं भारत अपने कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो को कहीं डिसबैलेंस जरूर करेगा। भारत जस्टिफाई नहीं करेगा अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के दिन में जो अमेरिका से हमने ड्रोन लिया है MQ-9B प्रेडेटर, जो कि लगभग $4 बिलियन के हमें पड़े हैं, उसको लेकर के ही बातें हो रही हैं कि भाई इतनी ज्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत क्या थी। हालांकि एक चीज जरूर है यहां पर, अगर हमने TU-160 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को अपनी फ्लीट में शामिल किया तो इंडियन ओशन के अंदर हमारा जो रीच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इंडियन ओशन बहुत वास्ट है, इस बड़े ओशन के अंदर हमारी जो पहुंच है वो इस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के थ्रू हम बना सकते हैं। बट हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम इतनी ज़्यादा जो रिच कंट्री नहीं है, हमें रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की पूरी डिबेट में, डील में भारत को उतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते जितने भारत को यहाँ पर एक्सपेंड करना पड़ सकता है। तो भारत के लिए ये डील बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। हालांकि भारतीय सरकार ने इसको लेकर के अभी तक कुछ नहीं कहा है। ये दबी जबान में कुछ सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ये बातें ज़रूर आती हैं, बट भारत सरकार ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि रशिया चाहता है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में शामिल करे। दुनिया में रशिया ही एक ऐसा देश है जिसके पास इस समय ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, और भारत अगर इसको एक्वायर करता है तो भारत दूसरा ऐसा कंट्री होगा जिनके पास TU-160 M2 जैसा एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होने वाला है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत इस एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में शामिल करने वाला है, बट आने वाले दिनों में व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे तो हो सकता है इस एयरक्राफ्ट को लेकर के वो भारत के साथ बातचीत यहां पर जरूर करने वाले हैं। अब आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।